हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस रिफ्रेशर कोर्स के लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे आज हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड मेजर्स देखेंगे, मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। और ये प्लम्बर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, क्योंकि जब प्लम्बर को हमेशा इसे गंदगी में ही काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं, हेल्थ सेफ्टी के इश्यूज उनमें ज़्यादातर आ जाते हैं, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अभी इसका ऑब्जेक्टिव तो मैंने ये रखा है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, द रिसेंटली पास्ड पार्लियामेंट्री एक्ट अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब आप खुद से मैन्युअली क्लीनिंग करोगे, सेप्टिक टैंक या कुछ भी प्लम्बिंग रिलेटेड जो भी सीवरेज सिस्टम है वो मैन्युअली आप क्लीनिंग करोगे। तो उसके बारे में एक एक्ट पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया था उसके अगेंस्ट में, क्योंकि इसमें तो बहुत अगर मैन्युअली क्लीनिंग करोगे सब तो उसमें हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज क्या आते हैं रिलेटेड टू रेफरेंस टू प्लम्बिंग का काम जो करते हैं उनमें हेल्थ और सेफ्टी के कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सेक्शन 1 में अभी इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे अभी, मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? तो मैनुअल स्कैवेंजिंग ये होता है कि इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ ह्यूमन वेस्ट और एक्सक्रीटा, that is night soil, from unsanitary dry toilets, that is toilets without the modern flush system। अगर toilets without modern flush system dry toilet है, वहां से हम लोग ये नाइट सॉइल और ह्यूमन एक्सक्रीटा और ह्यूमन वेस्ट वो निकालना है, उसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। और मैनुअल स्कैवेंजिंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग brooms and tin plates। The excreta are piled into baskets which scavengers carry on their heads to location sometimes several kilometers from the latrines। तो यहाँ पे एक फिगर नंबर 68 ABC में आप देख रहे हो, वुमन एंगेजिंग इन मैनुअल स्कैवेंजिंग, मतलब आपको ह्यूमन एक्सक्रीटा साफ करना है और वो आपके माथे पे रख के कैरी करना है। तो इससे बहुत से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अभी बिल क्या है, हमने जो पार्लियामेंट्री एक्ट पास हुआ क्या उसमें क्या था, तो वो अभी मैं बता रहा हूँ। एज मैनुअल स्कैवेंजिंग इन्वॉल्व्स इश्यूज लाइक डिग्निटी एंड हेल्थ हजार्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड enacted the employment of manual scavengers and construction of dry latrines prohibition act 1993। मतलब ड्राई लैट्रिन आप कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते, उसको प्रोहिबिट करना है, तो ये एक्ट है। It served as a primary instrument to eradicate the practice of manual scavenging। The prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation bill 2012 was passed by the parliament on 7 September 2013। The bill is aimed at eliminating of dry latrines and manual scavenging and the rehabilitation in alternate occupations of those engaged in this task। In the bill, the definition of manual scavenger has been widened to include a person engaged or employed for manual cleaning of human excreta in an incendiary latrines or in an open drain or pit, a drain carrying sewage or sewer, and on railway track, etc. There are more stringent penal provision for contravention of the act, and to set up vigilance and monitoring committees at the subdivision, district, state and central level। तो अभी इस बिल के सलाइन फीचर्स क्या है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट अंग क्या है उस बिल के। तो पहला, प्रोहिबिशन ऑफ manual scavenging and rehabilitation of manual scavengers। Prohibition of incendiary latrines, which includes such latrines where human excreta needs to be cleaned or otherwise handled manually। The definition of manual scavenger has been widened to include a person
engaged or employed inter alia for manual cleaning of human excreta in an insanitary latrine or in an open drain or pit or railway tracks, etc. 4. Express provisions for identification of manual scavengers and insanitary latrines. Prohibition of hazardous manual cleaning of septic tanks and sewers so as to ensure that health and safety of such workers is not compromised. More stringent penal provisions for contravention of the act and vigilance and monitoring committees at the subdivision, district level, state level and central level. So उसका monitoring भी चाहिए, उसका अगर एक्ट कोई एक्ट ये करे तो उसके पेनल्टी प्रोविजन भी चाहिए अगर कोई इस एक्ट को फॉलो नहीं करता है तो। इफेक्ट्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग के इफेक्ट क्या होते हैं अभी आप यहाँ पे वीडियो पिक्चर में देख सकते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? वुमन एंगेजिंग इन मैनुअल स्कैवेंजिंग, अ सीवेज वर्कर क्लियर्स अ चॉक ड्रेन, अभी खुद उसमें जाके। तो नॉर्मली अभी इफेक्ट देखेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग के इफेक्ट क्या होते हैं। नॉर्मली लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी आर एंगेज इन मैनुअल स्कैवेंजिंग। दिस क्रिएट्स द स्लम एरिया, वी कैन से स्लम एरिया में टॉयलेट बाथरूम्स वगैरह रहेंगे तो इस टाइप के रहते हैं, तो उसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे ही आपको प्रॉब्लम दिख सकते हैं। तो क्या होता है? दिस क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल and the scavengers suffer from an extreme form of social exclusion. Then scavengers suffers not only from constant but sometimes debilitating diseases such as eye infection, diarrhea and asthma, eye infection, diarrhea, ऐसे कुछ डिसीज उस आदमी में जो स्कैवेंजर रहता है उसमें हो सकते हैं। The scavenging work itself in combination with the physical health and psychological impact it has on those who perform it. उसमें physical भी impact होता है health related और psychologically भी impact उस पे हो सकता है उस scavenger पे। It plays a part in maintaining caste discrimination as it reaffirms the traditional justification for the exclusion of members of this caste, that is they are a polluted dirty people। उन्हें polluted dirty people भी कहा जाता है और बोलते हैं ये उस जिसका काम है उसी को करना चाहिए। तो अभी इसके बाद प्लम्बर को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? प्लम्बर शुड डू द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग है तो प्लम्बर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? पहले एजुकेट द ओनर ऑफ द हाउस होल्ड अबाउट द नीड टू इलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग इलिमिनेट करना है, क्यों इलिमिनेट करना है ये उसको समझाना है। देन उसके बाद एंश्योर दैट द सेप्टिक टैंक और इट्स कनेक्शन डज नॉट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग। मतलब जो भी आप सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करोगे, जो भी आपकी कनेक्शंस प्रोवाइड करोगे प्लम्बिंग में, उसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब करना ही नहीं आना चाहिए। ऐसे आपको कुछ करना है, मतलब उसके जो उसमें सेप्टिक टैंक का जो ओपनिंग होता है, मैनुअल बोलते हैं उसको, मैनुअल, तो उसकी साइज हम लिमिटेड रखेंगे जो जिससे कि उसमें पर्सन एंटर ना कर सके और वो सीधा डायरेक्टली जो वैक्यूम पंप्स और कुछ है उससे वो क्लीन हो जाए। The sewerage services shall be humanized and made free from all form of hazard and squalor. Ensure that the cleaning of sewers and septic tanks has to be done using mechanical devices. So cleaning आपको mechanical devices से करना है। जो भी टेक्नोलॉजी है आगे की न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो आपको यूज करनी है। The sanitation workers shall be provided adequate protective devices and welfare measures. जो भी सैनिटरी उसमें भी फिर अपन हाथ मशीन से या
कुछ इक्विपमेंट से ही, डिवाइसेस से ही क्लीनिंग करोगे तो भी उसमें मैन पावर तो लगेगा। तो जो मैन पावर है उनको आपको प्रोटेक्टिव डिवाइसेस और वेलफेयर मेजर्स उनको देना है, सेफ्टी मेजर्स उनको देना है, और सेफ्टी जो भी सेफ्टी रिलेटेड थिंग्स है वो उनके पास होने चाहिए, उनको प्रोवाइड करना। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी नेक्स्ट इसमें अभी हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूरिंग प्लम्बिंग। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूरिंग प्लम्बिंग। प्लम्बिंग करते समय आपको किस प्रकार की हेल्थ सेफ्टी और हेल्थ और रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये टिप्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो एज पर रेफरेंस इसका है IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 11972 1987 रीअफर्म्ड इन 2007। मतलब ये IS कोड IS 11972 1987 में प्रिपेयर किया गया और उसको अपडेशन, रीअफर्म मींस अपडेशन आ गया, अपडेशन 2002 में आ गया। तो उसमें मेंटेनेंस के मैनहोल के बारे में लिखा है। मैनहोल रिलेटेड अगर वर्क है तो क्या है, मेंटेनेंस करने के लिए क्या करना है, मैनहोल कवर शुड बी वाटर टाइप, then avoid infiltration of water through cracks and joints, then cracks should be attended immediately, cracks should be attended immediately, then manholes should be closed immediately after the completion of inspection। अगर इंस्पेक्शन के लिए मैनहोल खुला कर दिया तो वो आपको जैसे ही इंस्पेक्शन कंप्लीट होता है आपको बंद कर देना। Then damaged cover should be replaced immediately। मतलब अगर कुछ डैमेज हो गया है कवर तो आपको मैनुअल के कवर आपको इमीडिएटली रिप्लेस करने। Then precautions, आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है while entering a manhole और सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में या मैनहोल में या सीवर लाइन में आप अगर उतरोगे वहां पे तो कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते कि जहां पे आपको खुद मैन्युअली स्कैवेंजिंग ही करना पड़ता है, तो मैन्युअली जाके करना पड़ता है। तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आपको कैसे मतलब क्या क्या आपको सेफ्टी लेनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने वो भी बताएंगे। तो पहला होगा गैस हजार्ड। वहां पे ओडर तो रहेगा, कोई केमिकल्स रहेंगे, कोई गैसियस मटेरियल रहेगा, तो वो आपको उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, यूज ओनली सेफ्टी गैस प्रूफ इलेक्ट्रिक लाइटिंग इक्विपमेंट और मिरर फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वर्कमैन मे एंटर विथ सेफ्टी बेल्ट, वर्कमैन may enter with safety belt attached with at least 2 men available at the top। अगर सेफ्टी बेल्ट से आप अंदर उतरोगे, कोई भी अंदर मैनहोल में सेफ्टी टैंक में है तो 2 पर्सन तो ऊपर में खड़े होने चाहिए। देन द लैडर स्टेप और रंग शुड बी एग्जामिन्ड बिफोर पुटिंग फुल वेट ऑन इट। अगर आपका स्पाइडर लैडर हम लोग यूज करते हैं, उसमें किसी भी मैनहोल में, मैनहोल का अगर डेप्थ ज्यादा है तो मैनहोल में जाने के लिए स्पाइडर लैडर यूज करते हैं, तो वहां पे जंग लग जाता है, कुछ बाकी के भी इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट होते हैं, जो वेस्ट में केमिकल्स होते हैं, ये जो भी कुछ चीजें होती है हजार्डस चीजें वेस्ट में, तो उसका इफेक्ट भी उस पर हो सकता है। तो उस पर पहले पूरा वेट देने से पहले आपको देखना है कि बाबा ये कुछ अच्छे से है क्या नहीं, नहीं तो आप गिरने के चांसेस है और आपको फिर एक्स्ट्रा चोटें भी आ सकती है और एक्स्ट्रा हजार्ड हो जाएगा। देन पोर्टेबल एयर ब्लोअर्स आर रिकमेंडेड फॉर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए पोर्टेबल एयर ब्लोअर्स आपको यूज करना। अगेंस्ट इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो क्या करना है उसके लिए, और इन्फेक्शन ना हो इसके लिए क्या करना है, कट्स एंड ग्रेजेस शुड बी कवर्ड विथ वाटरप्रूफ प्लास्टर। Effective immunization of workers against diseases such as typhoid, cholera, tetanus, etc. should be done by vaccination। So इनके जो वैक्सीनेशन होते हैं वो आपको उनको देने वर्कर को रिलेटेड टाइफॉइड, कॉलरा, जो सीजनल आपके सीजनल डिसीज है, तो सीजनल डिसीज के बारे में और यहाँ से जो भी डिसीज फैल सकते हैं उसके बारे में, जो भी उसका वैक्सीनेशन है और उसके जो भी
क्यूरेटिव मेजर्स है वो उनको प्रोवाइड करने, जैसे कि उनकी इम्यूनिटी पावर, इम्यूनाइजेशन पावर आपको बढ़ानी है। देन रबर ग्लोव्स एंड गम बूट शुड बी यूज्ड विदाउट फेल। रबर हैंड ग्लोव्स और गम बूट आपको यूज करना है, जैसे कि आपको डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो वेस्ट के साथ, आपके बॉडी का डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो। कीप्स फिंगर आउट ऑफ नोज, माउथ एंड आईज टू अवॉइड इन्फेक्शन। जैसे हम लोग अभी कभी देखो, अभी मैं भी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, तो हम हर बार कितने भी आप कुछ करें, हमारा हाथ अभी कभी आईज पे जाता है हमारे, कभी नोज पे जाता है, कभी मुंह पे जाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को हम लोग टच करते हैं। तो ये टच करना अवॉइड कीजिए आप। जब भी आप वो ऐसा काम कर रहे हैं तो वो काम करते समय वो अवॉइड कीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे इन्फेक्शन कम हो गए, इन्फेक्शन अवॉइड करने के चांसेस है। तो अवॉइड इन्फेक्शन हमें वो नहीं करना है, टच नहीं करना है हमारे फिंगर्स, नोज को, नाक को, मुंह को और या आईज को या किसी भी अपने बॉडी पार्ट को टच नहीं करने। When work is completed, thoroughly wash all contaminated parts of the body. पहले आपको जो भी ये होते डेटॉल रहेगा या ऐसा कुछ जो भी मेजर्स होते उससे आपको वॉश करना है, जो वॉशेबल होते जो आप साबुन यूज कर सकते हैं, जो भी मटेरियल आप वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं वो वॉश करना है आपको। जो भी आपके पार्ट से बॉडी के जो पॉइंट होते आपको पूरी तरह से वॉश करना है, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। देन उसके बाद सेफ्टी रिलेटेड आपको क्या करना है, यूज सेफ्टी हेलमेट विद कैप लैंप। आपको सेफ्टी हेलमेट यूज करना है, उसके साथ उसके कैप लैंप भी होना चाहिए, क्योंकि आप अंधेरे में काम करोगे नीचे, वहां पे चांसेस कम है उसमें लाइट दिखने के, तो वहां पे आपको कैप लैंप यूज करना है। हमें बाकी का कौन सा लैंप नहीं यूज करना है, कैप लैंप यूज करना है, क्योंकि हम कैप लैंप कैप में अटैच कर सकते हैं और हमें कुछ प्रॉब्लम में मतलब ज्यादा कैरी करने के लिए नहीं रहेगा, हमारे पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं होने चाहिए कैरी करने के लिए। यूज आई प्रोटेक्टर भी चाहिए। यूज गैस मास्क एंड ब्रीथिंग एपरेटस। फर्स्ट एड इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल, फर्स्ट एड इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। देन प्रोसीजर क्या है, ये जो आपको साफ करना है उसका प्रोसीजर क्या है। कलेक्ट एंड चेक ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट, सेट अप एडिक्वेट रोड मार्किंग्स फॉर वेंटिलेटिंग द सिस्टम, ओपन अप द वर्किंग मैनहोल, नेक्स्ट मैनहोल अपस्ट्रीम एंड नेक्स्ट मैनहोल डाउनस्ट्रीम। तो आप जिस भी मैनहोल का काम करें उसके आगे का और पीछे का दोनों मैनुअल आपको ओपन रखने। ये क्यों रख रहे हैं, ताकि वेंटिलेशन पर्पस की, तो वेंटिलेशन पर्पस की। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क कंप्लीट तो हो गया आपका, तो उसके बाद क्या करना है। सो ऑल दीज आर रिलेटेड विद द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूरिंग प्लम्बिंग हम लोग कर रहे हैं उसके समय में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिप्लेस ऑल ग्रिड्स, गार्ड रेल्स एंड मैनहोल कवर्स। जैसे आप काम करोगे पूरा तो आपको मैनहोल के कवर या उसके गार्ड रेल है और उसके ग्रिड्स है वो सब रिप्लेस करने, क्योंकि उस पे वो जो वेस्ट है कुछ ना कुछ वेस्ट का पार्ट आया रहता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। उससे क्या है, पब्लिकली प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम उस एरिया में हो सकता है। वॉश थॉरली बिफोर ईटिंग एनीथिंग। अगर उसके बाद आप कुछ खाना भी ना खा रहे, कुछ भी करना है, तो पानी पी रहे, कुछ चाय पी रहे, कुछ भी करे, नाश्ता कर रहे, खाना खा रहे, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी है, जो भी पार्ट्स है बॉडी के वो सब वॉश करने। और वॉश करने के बाद आपको थोड़ा रुकना है, वेट एक 15-20 मिनट, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा आप रुक सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी खाना है वो आप खाना या नाश्ता वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स है। सो ये सब था हमारा ऑल हमारे लेक्चर्स थे रिलेटेड टू प्लम्बिंग, जो मैंने अभी हाल ही में बताया कि जो भी लेक्चर एक लेक्चर मैंने अटेंड किए, पहले 6 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं इस प्लम्बिंग कोर्स के, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और 7वां एक लेक्चर ऐसा बना है, जनरल इन्फॉर्मेटिव लेक्चर पर बनाया है। उसमें मैंने टेस्टिंग ऑफ सैनिटरी पाइप्स एंड सीवर और पाइप्स एंड फिटिंग्स जो भी प्लम्बिंग में यूज करते हैं उसके बारे में बताया है। देन जॉइंट्स है,
कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से टाइप के पाइप, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, वो सब मैंने बता दिया है। उसके बाद मैंने CI पाइप फिटिंग्स, जो कि IS कोड 1538 1993 रीअफर्म्ड इन 1999, तो उसके बारे में भी बता दिया है। CI पाइप के कास्ट आयरन पाइप, उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं, जो बेंड होते हैं, और DI पाइप फिटिंग्स होते हैं, उसके फिटिंग्स कैसे होते हैं, आपको ज्वाइन के लिए तो लगते हैं, तो उसके लिए वो क्या है। देन फिटिंग फॉर स्टोनवेयर पाइप्स, वो भी बताया। फिटिंग्स एंड फिक्चर्स ऑफ AC पाइप, देन फिटिंग्स ऑफ UPVC पाइप्स। हर एक इनका अलग अलग IS कोड है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि देख की एप्लीकेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड फिटिंग के की एप्लीकेशन क्या है, वो भी आपको इस वीडियो में देख सकते हैं। वाटर टेस्ट के लिए क्लींसिंग पाइप है, सिंगल टी है, डबल टी विद डोर है, कपलर है, रिड्यूसर है, सिंगल वाई है, सिंगल वाई विद डोर है, डबल वाई विद डोर है, बेंड्स है, बेंड एंड डोर, लिप रिंग फॉर PQS ट्रैप, टाइप्स ऑफ ट्रैप्स यूज्ड। तो ट्रैप्स के लिए भी एक मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी मैं अभी इसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स, दैट इज P ट्रैप, Q ट्रैप, S ट्रैप, उनके जो भी प्रॉपर्टीज है और कहाँ पे यूज करते हैं वो मैंने सब बता दिया। नानी ट्रैप विद जाली रहता है, वेंट कॉल, फ्लोर ट्रैप रहता है, देन पाइप क्लिप्स रहते हैं। देन उसके बाद टेस्टिंग ऑफ सैनिटरी पाइप्स एंड सीवर, उसके बारे में भी मैं एक लेक्चर बनाने वाला हूँ। उसमें टेस्टिंग ऑफ सैनिटरी पाइप्स इनसाइड बिल्डिंग एज पर IS 5329 1983, उसके बारे में वाटर टेस्ट रहता है, वाटर टेस्ट है, एयर टेस्ट है, देन स्मोक टेस्ट है, हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस है, एंड अदर टेस्ट, डाई टेस्टिंग है, वो क्या होता है उसके बारे में स्पेशल लेक्चर बनूंगा टेस्टिंग के बारे में। उसके बाद मैंने रेफरेंसेस बताए इसमें, कौन कौन से IS कोड स्टैंडर्ड्स मैंने इसमें यूज किए हैं लेक्चर बनाते समय और स्टडी करते समय, तो उसमें IS कोड्स लिखे हैं और कौन कौन से बुक्स मैंने रिलेटेड टू यूज किए, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। देन ग्लोसरी ऑफ प्लम्बिंग की ग्लोसरी बताई है, मतलब टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स है उसमें। बैक फ्लो क्या होता है, बैक फ्लो प्रिवेंटर क्या होता है, बैक प्रेशर क्या होता है, बैक साइफनेज, बैक वेंट, बैक वॉश, बैक साइफनेज, ब्लॉक वाटर, बायोलॉजिकल फिल्टर्स, बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम, डिस्पर्शन ट्रेंच, चेक वॉल, बिल्डिंग सीवर, देन फिल्टर इफ्लुएंट, फिल्टर मीडिया, फ्रोस्ट लाइन, गैल्वेनाइजिंग, ग्रे वाटर, हार्ड वाटर, हाई अल्टीट्यूड, hydraulic pressure, inward level, lagging, leach field, leach line, then leakage, manhole cover, outlet sewer, overflow tube, plumber क्या होता है, plumbing क्या होता है, plumbing fixture, plumbing vent pipes, pressure pipes, public sewerage system, PSS, combined PSS and separate PSS हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था। raw water, safety shut off valve, then sand mount, then sanitary fitting, sanitary sewer, scale, sewer gas, septic tank, sewage, then soil water, black water, waste water, sewage, grey water, sewerage system, simplified sewerage system, siphoning, small bore system, stack, sub-zero temperature region, sub-zero temperature region भी हमने बता दिया है, sillage, tank effluent, trap seal, thawing, upflow anaerobic filters, utility door, then vacuum breaker, vent stack, weir, ये सब हमने बता दिया। इसके बाद मैंने प्लम्बर के टूल किट्स, तो प्लम्बिंग अगर आपको करना है, आप प्लम्बिंग का कुछ काम करना चाहते हैं, प्लम्बर एज ए प्लम्बर बनना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो अगर देख लेंगे फर्स्ट टू लास्ट 7 वीडियो है और 8th वीडियो हमारा इसका रहेगा, जो भी टाइप्स ऑफ ट्रैप्स, तो ये वीडियो देखेंगे आप प्लम्बिंग का काम भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, क्या करना है, सब इसमें बताया। प्लम्बिंग के टूल्स, उसको क्या क्या लगते हैं और उसका पर्पस क्या है, ये भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और पिक्चर के माध्यम से आपको इजीली समझ में आएगा। क्या मेजरिंग टेप लगेगा, आपको स्पैनर लगेगा, हैंड एक्सॉ लगेगा, स्पैनर अलग अलग टाइप के स्पैनर लगेंगे, हैंड एक्सॉ लगेगा, एडजस्टेबल रेंच स्पैनर लगेगा, प्लायर्स लगेगा,
टॉर्क रेंज चाहिए, प्लम्बर टॉर्च चाहिए, प्लम्बर की टॉर्च अलग रहती है, वो कैप टॉर्च रहती है, वो आपको चाहिए, पाइप डायमीटर सेट चाहिए, देन टैप हैंडल चाहिए, देन प्लंजर चाहिए, और आपके सेकेंडरी सपोर्टिव इक्विपमेंट जो कि आपका कोई जहाँ पे कोई एक वर्कशॉप रहेगा, आप वहाँ पे छोटा सा वर्कशॉप कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या टूल्स आपको रखने हैं, बेंच वाइस रखना है, पाइप वाइस रखना है, देन बेसिन रेंच रखना है, स्पड रेंच रखना है, देन पाइप कटर है, पाइप बेंडिंग मशीन है, प्लम्बिंग स्नेक है, ड्रिल्स एंड ड्रिल मशीन है, चेन पुलीज है, ये सब प्लम्बिंग टूल किट आपको लगेंगे। तो ये सब मैंने इसमें दिए। अगर आप ये होल लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो आपको प्लम्बिंग का आपका एक कोर्स पूरा हो जाएगा और आप अपना काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे जैसे आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूंगा और ऐसे ही डिफरेंट कोर्स आते रहेंगे। तो आपको ये फ्री में मिल रहा है, ये फ्री में मिल रहा है, आपको सिर्फ टाइम देना है, उसके बाद आपको सिर्फ अभी हमारे पास टाइम है, तो आप कुछ सीखने के लिए कुछ टाइम बाहर अगर जाओगे तो आप कोर्स के लिए कितना फीस है वगैरह आप देख सकते हैं। तो अगर ये फ्री में आपको मिल रहा है तो आपको सिर्फ क्या करना है, मोबाइल पे इस पे देखना है और समझ जाना है कि क्या करना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। कमेंट जैसे करोगे आप वहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस चैनल पे है, मेरा ईमेल आईडी है, आप ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हैं, तो उस पे मैं रिप्लाई कर दे दूंगा। If you like this video, please do share it and subscribe the channel for more such video. Thank you. जय गुरुदेव।